सुभाष महरिया जी जो बड़े नेता हुए हैं, किसी वक्त बीजेपी में बड़े नेता थे, फिर वो कांग्रेस में चले गए और आज फिर उनकी घर वापसी हुई है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा, पिछली बार दोनों साथ साथ कर रहे थे इलेक्शन कैंपेनिंग, हो सकता है इस बार इधर आके दोनों एक साथ कैंपेनिंग करने लग जाए। कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हमारे सामान्य कार्यकर्ता से मेरिट से हार गए थे, तो वैसा ही ये तो राज्य के अध्यक्ष हैं। डेफिनेटली शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ही थे। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आपने अपने 4.5 साल में पेपर आउट करवाने के अलावा किया क्या है? आपने इतनी फीस इकट्ठी कर ली बच्चों की, उस फीस का क्या किया? लोकतंत्र है, बच्चे सवाल पूछेंगे चुनाव में। जिला अस्पताल का मतलब ये होता है वहाँ पर सारी स्पेशलिटी होनी चाहिए। मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ पर ट्रोमा को देखने के लिए ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, आज के दिन वहाँ पे कोई भी ट्रोमा को देखने वाला नहीं है। आईसीयू नहीं है, जहाँ पर पिछले 15-20 दिनों में जाके 2 वेजाइनल स्टेक्टमी हुई है, बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ है, उनका अखबारों में बड़ा बड़ा नाम दिया गया है, जो कि सीएचसी पे होने वाली चीज़ें हैं। कहा गया है लक्ष्मणगढ़ में तो विकास की गंगा गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 15 साल से बहा ही रहे। बहुत ही दुख की रग आपने पकड़ी है। मैं तो ये कहूँगा 4.5 साल में क्यों नहीं की राहत क्यों? आप सड़कें बनाते हैं, 4-4.5 साल तक लोग खड्डों में पड़ते हैं और आखिरी 6 महीने में आप सड़कों को खाली करना शुरू कर देते हैं। आपके पास जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो आखिरी 6 महीने के लिए आती हैं। आप कह रहे हैं हमने सिलेंडर सस्ते कर दिए, हमने बिजली की यूनिट्स मुफ्त कर दी। 4.5 साल कहाँ गए थे? आप कुछ नहीं दे रहे हैं। पब्लिक को ये जो झुंझुना पकड़ाना शुरू किया ना, अब पब्लिक समझदार हो गई है। अब आप भूल जाइए कि आप 6 महीने में ये लॉलीपॉप दे के पब्लिक को बरगला देंगे। गोविंद सिंह लंबे समय से राजनीति में हैं, लगातार विधायक बने हैं, अच्छा मुकाम उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी हासिल किया है। वहाँ उनको चुनौती देना, उन्होंने किया क्या है 4.5 साल में? सिर्फ पैसे बनाने के और पैसे ऊपर भेजने के अलावा किया क्या है? कुछ नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के। और ये भ्रष्टाचार आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी दीवार होगी कि इनके पास जवाब नहीं होगा। अभी अजय जी आप देखते जाइएगा किस तरह से कांग्रेस बिखरती है। अभी तो ये तो एक छोटा सा आपके पास उदाहरण है, इस तरह के कई उदाहरण होंगे। आप देखिएगा किस तरह से पार्टी से टूट टूट के लोग हमारी पार्टी में आएंगे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आप जिस तरह से पेपर आउट हुए तो जो मेन कल्प्रिट है उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? उनकी बातें हैं वो सरकार इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि सरकार को लगता है कि हमारा तो पूरा का पूरा पर्दा ही उठ जाएगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने को हैं। चुनावों की सरगर्मियां तेज हुई तो नेताओं में हलचल सी मच गई है। कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में आने की सोच रहा है, कोई टिकट की दावेदारी के लिए आकाओं के पास जा रहा है, आलकमान के पास अपनी परफॉर्मेंस लेके जा रहा है। इसी बीच बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा शुरू होती है और हम इस राजस्थान के इलेक्शन को लेकर वो तमाम लोगों से बात करेंगे जो चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं। तो आज सबसे पहले हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए मैं सीधा उनके पास लेके चलता हूं। डॉक्टर रामदेव चौधरी हमारे साथ हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन पिछली बार उनका कुछ इंटरव्यू हमने सीकर संदेश के माध्यम से देखा और वो इंटरव्यू देखने के बाद लगा कि वो चुनाव में सक्रिय होना चाहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। थैंक यू अजय जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हमने इंटरव्यू की बात की तो आपका पिछली बार हमने एक इंटरव्यू देखा था सीकर संदेश पे, उसमें काफ़ी चर्चाएं आपने ऐसी की कि जिसको देखकर आम आदमी समझ सकता है कि आप डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ अब राजनीति के पेशे में भी आना चाहते हैं, राजनीति में अपना पैर रखना चाहते हैं। क्या विचार आया ऐसा कि अचानक डॉक्टरी के साथ राजनेता बनने का जो सफ़र है आपने चुना? अजय जी, ये डॉक्टरी का विस्तार ही है। मैं तो ये कहूँगा राजनीति नहीं, रिप्रेजेंटेशन। लोगों को किस तरह से, लोगों की समस्याओं को आप किस तरह से आगे सरकार के पास में या उस जगह पे रख पाते हैं या बड़े पटल पे रख पाते हैं, जिस तरह से बीमारी को आप कैसे ट्रीट करते हैं। आप राजनीति और बीमारी को ज़्यादा दूर ना समझें। मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से ये एक्सटेंडेड रूप है डॉक्टरी का ही। लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना,
उनके मर्म को समझना और उनके मर्म को ठीक करने की कोशिश करना, यही राजनीति है। और मुझे लगता है ये एक बहुत सफल प्रयोग भी होना चाहिए हर राजनीतिक दल में कि वो पढ़े लिखे लोग जो रोज़ बहुसंख्यक लोगों से, हर किस्म के लोगों से, गरीब अमीर गांव शहर के लोगों से मिलते हों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं कि कौन से इलाके की, कौन से शहर की, कौन से गांव की और कौन से मौसम में क्या तकलीफ़ होती है। इन तकलीफ़ों को यदि जानने वाले लोग राजनीति में होंगे, और मैं फिर कहूँगा पढ़े लिखे लोग सिर्फ एसी कमरों में बैठ के राजनेताओं की कमियां नहीं निकालें, बल्कि इस फील्ड में आके, जैसा अपने फील्ड में काम करते हैं, यहाँ भी आके उनको ठीक करने की कोशिश करें, अपना जो भी योगदान दे सकें वो दें, ताकि सफल राजनीति हो। जी, राजनीति एक ऐसा पैसा है जहां आपको हर वर्ग के बारे में आपको सोचना पड़ता है। हर, जैसे आपने कहा कि हर बीमारी की मर्ज की दवाई वहां मिलती है। लेकिन वर्तमान में जहां से आप, हमें पता चला कि आप जहां से तैयारी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उसी क्षेत्र में आप अपना प्रभाव रखते हैं विशेषकर। लेकिन वहाँ जो राजनीतिक उठापटक हुई है अभी, सीधा मैं उसी पे आऊँ तो सुभाष महरिया जी जो बड़े नेता हुए हैं, किसी वक्त बीजेपी में बड़े नेता थे, फिर वो कांग्रेस में चले गए और आज फिर उनकी घर वापसी हुई है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि जो आप इतने दिनों से काम कर रहे थे, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो काम करूं उसका मेहनताना उसे मिले, यानी कि टिकट के रूप में दावेदारी आप कर रहे थे, तो इन प्रकरण के दौरान कैसे देखते हैं आप ये सिचुएशन को? आप अभी अजय जी आप देखते जाइएगा किस तरह से कांग्रेस बिखरती है। अभी तो ये तो एक छोटा सा आपके पास उदाहरण है, इस तरह के कई उदाहरण होंगे। आप देखिएगा किस तरह से पार्टी से टूट टूट के लोग हमारी पार्टी में आएंगे, जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, जहाँ पर सरकार इस तरह के काम करती हो जो हर एक दूर कहीं छोर पे बैठे हुए आम आदमी तक अपनी समस्याओं का ठीक करने का एक तरह से जुनून होता हो, उस पार्टी में हर कोई आना चाहता है। और जैसा आलाकमान या मैं कहूँ कि ऊपर बैठे हुए हमारे वो पुरोधा, वो नेता लोग जो तय करते हैं, वो हमें सारी बातें मंजूर होती है। इसलिए जो भी आएंगे हम स्वागत करेंगे और पार्टी जिसको जो भार देना चाहेगी वो पार्टी देगी। इसलिए इसमें कोई किसी को घबराहट होने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वर्तमान राजनीति में हम देखें तो हर पार्टी के अंदर गुट बने हुए हैं। जैसे कांग्रेस की बात कर लें या फिर भाजपा की बात कर लें, किसी भी पार्टी की बात कर लें, जब ऐसे नेता दूसरी पार्टी में आते हैं तो जो पहले से कार्यकर्ता होते हैं वो काम करते हैं और उन्हें लगता है कि अब की बार उनकी बारी है, तो कहीं ना कहीं वो ठनक रहती है उनके बीच में, ठेस रहती है कि ये अब आ गए हैं तो हमारा पता कट सकता है। आप कहना चाह रहे हैं कि ठगा सा महसूस करता है वो बिल्कुल, कार्यकर्ता? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ऊपर जो हमारे सेंटर में लोग हैं वो हर आदमी को अच्छी तरह से देखते परखते हैं और सबको सब चीज़ों का पता रहता है। आम आदमी को भी पता रहता है, ऊपर से जो राजनेता जो ये चीज़ें तय करते हैं उनको भी पता रहता है। इसलिए ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप जुनून से काम कीजिए, आप लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश कीजिए। मैं तो ये कहूँगा लोगों की पीड़ा में शामिल होइए। बाकी चीज़ें आप मेरे विचार से ऊपर के राजनेताओं पे और जो जनता जनार्दन है उस पर छोड़ दीजिए, उसकी चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये फैसला आलाकमान का है कि वो उनको टिकट देता है लक्ष्मणगढ़ से या फिर कहीं और से उनको टिकट देता है या फिर एक बार उनको ये मौका देता है कि आप उस वक्त पार्टी में काम कीजिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग, जैसे कि हम सुभाष महरिया जी की बात कर रहे हैं, वो पिछले चुनाव में डोटासरा जी जो वहाँ से विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ रैलियाँ कर रहे थे, सभाएँ कर रहे थे और उसमें कांग्रेस के फेवर में बातें कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ वो बातें कर रहे थे। आज वो वहीं आपके साथ आ गए हैं, आपकी पार्टी की बातें करेंगे नो डाउट। तो वैसे में आम कार्यकर्ता और आम वोटर कैसे लेता है इन चीज़ों को आपकी नज़र में? मैं तो ये कहूँगा पिछली बार दोनों साथ साथ कर रहे थे इलेक्शन कैंपेनिंग, हो सकता है इस बार इधर आके दोनों एक साथ कैंपेनिंग करने लग जाएं। हमारी पार्टी तो बहुत बड़ा दिल रखती है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। यानी कि डोटासरा जी को भी आप चाहते हैं कि बीजेपी में आ जाए? क्यों ना आए, स्वागत है उनका, कौन मना करता है। बिल्कुल, इससे आगे बढ़ें तो मैंने जैसे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की बात की, तो गोविंद सिंह लंबे समय से राजनीति में हैं, लगातार विधायक बने हैं, अच्छा मुकाम उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी हासिल किया है। वहाँ उनको चुनौती देना आपके लिए कैसा रहेगा कि आप कैसे देखते हैं उनको उस क्षेत्र में? अगर पार्टी आप पर भरोसा करती है, आपके काम को देखते हुए आपको मौका देती है,
तो क्योंकि कहा गया है लक्ष्मणगढ़ में तो विकास की गंगा गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 15 साल से बहा ही रहे हैं, तो वैसे में आप कैसे देखते हैं? अजय जी, एक तो पहला सवाल तो आपका ये था कि बड़ी छवि, बड़े आदमी हैं, कैसे टक्कर, और दूसरी बात विकास की जी। गंगा। तो दो टुकड़ों में जवाब देना चाहूँगा कि बड़ा कोई भी नहीं होता, जनता जनार्दन बड़ी होती है। मैंने पिछले एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हमारे सामान्य कार्यकर्ता से मेरठ से हार गए थे, तो वैसा ही ये तो राज्य के अध्यक्ष हैं। जब जनता चाहती है उसको सिंहासन देती है, इसलिए बड़ा छोटा कोई नहीं होता। रही बात, मैं आपको फिर कहूँगा, ये जो गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, अभी भी आप चाहें तो आप कैमरे लेके साथ चल सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ दिखाना चाहेंगे जिसमें आपको गंगा बहती नजर आ रही है? सिवाय बातों के या सिवाय अखबारों में न्यूज़ देने के, सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्कूलों का वही हाल है जो पहले था। आप हॉस्पिटल्स का देख लीजिए। हाँ, जिला अस्पताल बना दिया गया है लक्ष्मणगढ़ अस्पताल को, कॉलेजें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूलें आ रही हैं, मैं आता और कैसा विकास चाहते हैं आप? मैं बताता हूँ। जिला अस्पताल का मतलब ये होता है वहाँ पर सारी स्पेशलिटी होनी चाहिए। मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ पर ट्रोमा को देखने के लिए ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, आज के दिन वहाँ पे कोई भी ट्रोमा को देखने वाला नहीं है, आईसीयू नहीं है, जहाँ पर पिछले 15-20 दिनों में जाके 2 वेजाइनल स्टेक्टमी हुई है, बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ है, उनका अखबारों में बड़ा बड़ा नाम दिया गया है, जो कि सीएचसी पे होने वाली चीज़ें हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल पे होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें ट्रोमा तो ऐसा है, क्योंकि आज के दिन मैंने बताया पहले भी कि एक्सीडेंट के कारण हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, नॉट ओनली राजस्थान, मैक्सिमम जो मौतें होती हैं वो एक्सीडेंट से होती हैं। और जब एक्सीडेंट या ट्रोमा को देखने वाले डॉक्टर ही वहाँ नहीं है, आज एक भी ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, आईसीयू नहीं है, कम से कम सीएचसी में भी 2 बेड का होता है, तो जिला अस्पताल में तो 10-20 बेड का आईसीयू होता है। बिना आईसीयू के कैसे आप ऑपरेशन कर सकते हैं? कौन सा पेशेंट कब इमरजेंसी में लैंड कर जाए? तो ये ऐसी बातें हैं जो आम पब्लिक को पता नहीं है। ये कहना बहुत आसान होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो हाल हॉस्पिटल्स का है वही हाल स्कूलों का है। स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना। आप बता दीजिए मुझे, टीचर्स कहाँ पे हैं? भगवान करे ये सद्बुद्धि आए सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, हर सरकार की ड्यूटी है कि एजुकेशन और हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उस देश का विकास होगा। लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ कागजी विकास हुआ है, और या शायद स्वयं का विकास हुआ होगा थ्रू कोचिंग कॉलेजेस, मुझे तो ऐसा लगा। बाकी मैं कई बार 2 लोगों की जब बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता भी है कि मैं कहना चाहता हूँ मेरे यूथ से कि आप सच में विकास के साथ जुड़ें, डेवलपमेंट के साथ में जुड़ें, बातों में, और सिर्फ किसी ने आपके पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लिया उसके अंधभक्त ना बने। अच्छा होगा, क्योंकि आपका हमारा विकास तभी हो पाएगा जब मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा। बिल्कुल, आप डॉक्टरी के पेशे से हैं और अच्छे से जानते हैं कि हेल्थ में कैसे बदलाव किए जा सकते हैं। और हमारी राजनीति का ये बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि दुर्भाग्य भी होता है कि कई बार ऐसे लोग चुन लिए जाते हैं और ऐसे लोगों के पास मंत्रालय होता है कि उनको उस मंत्रालय के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में पता भी नहीं होता है। वो अधिकारी जैसा उनको बताते हैं वैसा वो निर्णय ले लेते हैं। कोरोना के वक्त देश में हेल्थ का कैसा हालात थे, राजस्थान में कैसे हालात थे, सब ने देखा था। आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव मुख्य तौर पर आप डॉक्टरी के नाते मैं आपसे पूछूं? बहुत ही दुखती रग आपने पकड़ी है, मैं तो ये कहूँगा। आज़ाद हिंदुस्तान की पहली संसद थी, उसमें सारे मंत्रालय सरकार जो कांग्रेस की बनी थी उनके लोगों को नहीं दिए गए, जी, बल्कि जिस मंत्रालय के लायक जीत के किसी भी पार्टी से कैंडिडेट आया था उन्हीं को मंत्रालय दिए गए थे। और यही लोकतंत्र की सुंदरता होती है। जिस सब्जेक्ट के बारे में जो नहीं जानता है उसको यदि आप मंत्रालय देंगे तो ऐसे ही हालात होंगे। मैं कई एग्जाम्पल तो बहुत सारे दे सकता हूँ, लेकिन जैसे आपने कोरोना का ही नाम लिया, सच में कोरोना को भी यदि डॉक्टर्स की ही टीम बना के और उन्हीं से राय ली जाती, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता तो बेहतर तरीके से और ठीक किया जा सकता था। बट मैं फिर कहूँगा, आज राजनीति ब्यूरोक्रेट्स के हाथों से चलती है। ब्यूरोक्रेट्स ने प्लान किया, ब्यूरोक्रेट्स ने कैसे मेडिकल ठीक किया जाए ये प्लानिंग दी, इसलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। इसलिए इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी मौतें हुई, जिनके बारे में बात करके भी दर्द होता है, मैं तो ये कहूँगा।
बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप जब ऐसे कुछ पैसे में आए कि आप कुछ फैसला लेने के काबिल हों, तो आप ज़रूर ये जो दर्द है, ये दर्द से आप राहत दिला सकते हैं। लक्ष्मणगढ़ से आप जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वहाँ सफल नहीं हो पाई। जितने भी प्रयोग भाजपा ने किए हैं अभी तक, एक केडी बाबर को छोड़कर, एक बार वो ज़रूर भाजपा का कमल वहाँ खिला पाए, लेकिन उसके बाद जितने भी प्रयास हुए हैं, आप जोशी जी को ले लें, वो ज़रूर कुछ वोट लेके आए थे, दूसरे नंबर पे बीजेपी रही थी, वो सफल नहीं हो पाई। क्या कमी लगती है आपको कि भाजपा वहाँ इतने सालों में एक बार ही कमल खिलाया? अजय जी, ये मेरे विचार से कहीं न कहीं समीकरण ऐसे रहे। आपको पता हो तो लोकसभा के चुनाव में हमेशा लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी जीतती है, बट विधानसभा में हारती है। इसका मतलब बीजेपी के वोटर्स तो हैं। बीजेपी के वोटर्स होने के बावजूद यदि विधानसभा में हम हार रहे हैं, तो इसका कारण सिर्फ जीतने वाले विधायक जी की किस्मत और कहीं न कहीं हमारी जो बीजेपी के वोटों को इकट्ठा करने की शक्ति है, वो कहीं कमज़ोर रही है। इस बार हम कोशिश करेंगे कि जिस किसी को भी पार्टी टिकट देगी, हम उसको जिताएंगे। और डेफिनेटली आज मैं बता रहा हूँ, संगठित रूप से सारे के सारे साथ लग के और इस बार लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी को जिताएंगे। क्या इसका कारण ये होता है कि विधानसभा के चुनाव आते हैं तो कई कैंडिडेट हो जाते हैं बीजेपी में और उनका बिखराव हो जाता है, और लोकसभा में वो एकजुट हो जाते हैं? कारण बहुत सारे रहे हैं। उन कारणों को हम इस बार सबको देख के और हमने ये तय किया है कि हम जिस किसी को एक को भी पार्टी चुनेगी, हम सारे साथ मिलके और बीजेपी का वहाँ से हम झंडा फहराएंगे। कांग्रेस की सरकार जाते वक्त, यानी कि आखिरी साल है सरकार का, इसके बाद चुनाव होने हैं, और एक बड़ा कैंपेनिंग लेके आई हुई है, महंगाई राहत कैंप, जिससे राजस्थान भर में कैंप लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है लोगों को कि हम आपको ये सुविधाएं हम आपको देते हैं उस कैंप के माध्यम से। और मैंने इस कैंप का इसलिए नाम लिया है क्योंकि इसमें अहम भूमिका गोविंद सिंह डोटासरा भी निभा रहे हैं, और जिन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मणगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है हमने। तो उस ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं, कैसे चुनौती दे पाएंगे उनको अगर ये मौका आपको मिला? 4.5 साल में क्यों नहीं की राहत कैंप? आप सड़कें बनाते हैं, 4-4.5 साल तक लोग खड्डों में पड़ते हैं और आखिरी 6 महीने में आप इस सड़कों को काली करना शुरू कर देते हैं। आपके पास जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो आखिरी 6 महीने के लिए आती हैं। आप कह रहे हैं हमने सिलेंडर सस्ते कर दिए, हमने बिजली की यूनिट्स मुफ्त कर दी। 4.5 साल कहाँ गए थे? आप कुछ नहीं दे रहे हैं। पब्लिक को ये जो झुंझुना पकड़ाना शुरू किया ना, अब पब्लिक समझदार हो गई है। अब आप भूल जाइए कि आप 6 महीने में ये लॉलीपॉप दे के पब्लिक को बरगला देंगे। पब्लिक सब समझती है। पब्लिक को ये भी समझ में आ रहा है कि यस, ये दे रहे हैं, ये ले लो। वोट किसको देना है ये पब्लिक को पता अच्छी तरह से। यदि आपके दिल में, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार के दिल में सच में लोगों को देना होता तो आप 2018 में आए थे, आप 19 में शुरू करते, 20 और 21 में जब कोरोना मैक्सिमम था तब शुरू करते। उस समय पब्लिक रियल में नीडी थी। आप बीच में, मैं फिर कहूँगा, लंपी बीमारी आई, हर घर से मेरे विचार से एक दो दुधारू गायें थी, उनकी मौत हुई। आपने क्या किया? आपकी सरकार लगभग होटलों के कमरों में बैठी रही 4.5 साल तक। आपने अपने आप को जचाए रखने का काम किया। आपको हमेशा ये डर लगा कि हमारी सरकार गिर जाएगी। आप तो मेरे विचार से सचिन पायलट साहब को मनाने में लगे रहे, या फिर एक दूसरे को बांधे रखने के लिए होटलों में बाड़ेबंदी करके बैठे रहे। सच में ही आपको मैं तो ये कहूँगा कि आम जन की पीड़ा होती तो आप अभी जो कैंप लगा रहे हैं इससे अच्छा होता काम करते। इन कैंपों में कम से कम 1000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, आना जाना कुछ नहीं है। ये 1000 करोड़ की भी कोई अच्छी सी आप स्कीम करते, सच में कोई किसानों का कोई कर्ज माफ़ करते, या उन बच्चों का जिन बच्चों ने 2-2 साल लग के अपनी तैयारियां की। आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। रीट जैसा एग्ज़ाम कैंसिल होना, उसके पेपर आउट होना और उनके बाद में कोई अता पता ही नहीं होना। उन बच्चों की आप जो उन्होंने 2-2 साल तक जो बैठ के तैयारी किए, उनको कुछ आप इस तरह का बेरोजगारी डोटासरा ही थे उस वक्त। डेफिनेटली शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ही थे। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी पीड़ा है। एक बहुत बड़ा यूथ जो कि जिसकी एज ओवर हो गई, उस यूथ के लिए आप क्या कर रहे हो? मैंने उस टाइम भी कम से कम 2-3 विधायकों से ये बात करी थी कि आप विधानसभा में कम से कम उन 2 साल को 0 ईयर घोषित कीजिए, ताकि वो बच्चे जो बेचारे ओवरेज हो गए हैं आपकी गलती के कारण, आपके भ्रष्ट तंत्र के कारण, उनको मौका मिल सके।
और कम से कम दोबारा एग्जाम्स के फॉर्म भरने की फीस और उनके रहने का, खाने का किराया, इस तरह की चीज़ें हेल्प कीजिए बच्चों की, ताकि उनको लगे कि हमारी सरकार है। क्या मतलब हुआ ऐसी सरकारों का? बच्चों ने अपना सब कुछ लगा दिया, माँ बाप में जिनके पास कुछ पैसे नहीं है बेचारे किस तरह से क्या करके पैसे देके बच्चों को, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, झुंड के झुंड यहाँ पर लोग ट्यूशन करने के लिए यहाँ बैठे होते हैं, तैयारियाँ करने के लिए बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उनकी माएँ यहाँ बैठी हुई हैं घर में, किसी की सासू, किसी की माँ 6 महीने के 4 महीने के बच्चे को पाल रही है, और जब पेपर आउट हो जाता है तो आपके पास सिर्फ ये शब्द किए कि भाई हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। अभी तक भी आपने क्या किया? आपके सरकारी तंत्र ने अभी तक किया क्या है उनको राहत देने के लिए? कुछ भी नहीं। जितनी भी उसके बाद एग्जाम हुई CHO की, जो हेल्थ से रिलेटेड था, उसका भी अभी तक रिजल्ट आता पता नहीं। बेचारे बच्चों ने काफ़ी दिनों तक बैठे रहे, जयपुर में क्या मिला अभी तक। उसके बाद में आपकी 3rd ग्रेड टीचर की एग्जाम हुई, उसका भी पेपर आउट गया। आपने अपने 4.5 साल में पेपर आउट करवाने के अलावा किया क्या है? आपने इतनी फीस इकट्ठी कर ली बच्चों की, उस फीस का क्या किया? लोकतंत्र है, बच्चे सवाल पूछेंगे चुनाव में, ध्यान रखना। बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर बात कही है, और यूथ में अक्सर इस चीज़ का गुस्सा भी होता है कि पहले वो किसी एग्ज़ाम को लाने के लिए सरकार से गुहार करते हैं कि ये इस सेक्टर में एग्ज़ाम आए, फिर वो उसकी डेट आगे बढ़ाने कम करने में सिलेबस पर वो लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो पेपर होते हैं तब वो लड़ाइयाँ होती है, फिर पेपर आउट हो जाता है तो उसको बहाल कराने में लड़ाइयाँ होती हैं। यानी कि एक स्टूडेंट अगर पेपर देना चाहे तो उसे कई दौरों से गुजरना पड़ता है। वर्तमान में कांग्रेस सरकार के ही सहयोगी सचिन पायलट इस पर मुखर होकर बोल भी रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो आपने मांगें उठाई, वो 15 तारीख को जयपुर में उन्होंने भी अपनी मांगों में से एक मांग ये रखी कि उस दौरान जो पेपर आउट हुए, उस दौरान जो बच्चों के जो पैसा खर्च हुआ, जो मेहनत लगी, उसका हर्जाना सरकार को देना चाहिए। ऐसे स्थिति में आप देखते हैं कि रीट का जो पेपर की आपने बात की, गोविंद सिंह डोटासरा उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, तो क्या लक्ष्मणगढ़ के युवा हैं वो इस वक्त जो चुनाव होंगे 23 में, ये सवाल प्रमुखता से रखेंगे उनके सामने, और आप विपक्ष में होंगे, यानी कि उनके सामने अगर हों तो जनता को ये बात बताने में कैसे रहेंगे कि उस वक्त इन्होंने बच्चों के साथ, आप भविष्य के साथ ऐसा किया था? बेशक ये बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है हमारी तहसील का युवा, हमारी तहसील का नहीं, मैं तो ये कहूँगा राजस्थान का युवा ये सवाल करेगा, और क्यों ना करे। स्पेशली मुझे ज़्यादा चिंता उन बच्चों की है जिनकी एज ओवर हो गई, वो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए अब क्वालिफाई करने के लिए बैठ भी नहीं पाएंगे। उनका दोष क्या है आप बताएं तो सही, और इसका जवाब देना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा चुनाव में, मैं गारंटी से कहता हूँ। इसके अलावा डिफेंस का एग्ज़ाम हुआ, बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर लिया, उनके टेस्ट की बात आई, उस समय उनका टेस्ट नहीं हुआ। आप ये कुठाराघात नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ा चंक है। यदि किसी देश का यूथ सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल, उसके लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए प्लानिंग नहीं है, तो फिर सरकारों का काम क्या रह जाता है? क्या सिर्फ बातें करने के लिए सरकारें हैं? या ये सरकारें बार बार ये कह के बरगलाती रहें कि नहीं हम उनको, जिन्होंने पेपर आउट किया उनको पकड़ रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं? अभी तक किसको सजा दी आपने? क्या किया? किसी एक का घर गिराने से आप, वो भी किराए का था। हाँ, किराए, लाखों के आपने घर गिरा दिए। मैं ये कहता हूँ लाखों की आपने पूरी जिंदगी ले ली, क्या भरपाई हो पाएगी? ये सवाल है, और ये पूछा भी जाएगा, आप ध्यान रखना। वर्तमान राजनीति में मैंने सचिन पायलट का नाम लिया, जो कांग्रेस के अंदर अभी जो घटित है, जो गुट बने हुए हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि मांग उनकी है कि वसुंधरा राजे पर कार्रवाई हो, जो उस वक्त उन्होंने उन पर आरोप लगाए थे, उन आरोपों की जांच हो, और वो अभी गहलोत नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गठजोड़ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस के अंदर जो द्वंद्व देख रहे हैं, इसका आने वाले चुनाव में बीजेपी को कैसा फायदा होगा, आपको क्या लगता है? बीजेपी को फायदा इससे नहीं होगा कि उनके द्वंद्व है, बीजेपी को अपने कर्मों से फायदा मिलेगा, लेकिन ये हानि बहुत होगी कांग्रेस को। मैं आपको बता देता हूँ, जब अपनी ही पार्टी, खुद ही की पार्टी के उनके लोग, और उनको साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरह से आपने भ्रष्टाचार किया है, किस तरह से आपने 4.5 साल में हर एक वर्ग को, सच पूछे तो उसको शोषण किया है, बल्कि उसको आपने एक तरह से ये मान लीजिए प्रताड़ित किया है, तो उन सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। मैं तारीफ़ करूंगा विपक्ष में होते हुए भी पायलट साहब की, कि उनके दर्द हुआ तो सही, ये बातें सच हैं। वो जो उन्होंने बातें रखी हैं पार्टी के सामने कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, आप जिस तरह से पेपर आउट हुए तो जो मेन कल्प्रिट है उनको क्यों नहीं पकड़ रहे, उनकी बातें हैं वो सरकार इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि सरकार को लगता है कि हमारा तो पूरा का पूरा पर्दा ही उठ जाएगा। उन्होंने किया क्या है 4.5 साल में?
सिर्फ पैसे बनाने के और पैसे ऊपर भेजने के अलावा किया क्या है? कुछ नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के। और ये भ्रष्टाचार आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी दीवार होगी कि इनके पास जवाब नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहली मर्तबा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं राजनीति को लेकर। आगे अभी तो ये राजनीतिक दौर शुरू हुआ है, 23 का चुनाव की गर्मियाँ शुरू हुई हैं, और जैसे जैसे और नज़दीक आते हैं हमारी बातचीत आपसे लगातार होती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। अंत में हम चाहते हैं कि बोल हिंदुस्तान को देखने वाले दर्शक, लक्ष्मणगढ़ के अगर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, और वो आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुने, अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? कुछ एजेंडा जो आप लेके चल रहे हैं, उनमें से कुछ बातें अगर आप शेयर कर सकें। अजय जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था होती है। हर 5 साल में लोकतंत्र में जीने वाले लोगों को मौका मिलता है कि वो किस तरह का अपना एक चुनिंदा, मैं तो ये कहूँगा नेता नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेटिव चुने। मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा कह के और अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। एक अंधे आदमी ने गोल कमरे में घुसा दिया जी और भी कमरे के एक ही गेट हो, और बिन भी गेट से निकलना हो तो अंधो आदमी के करो के भी दीवार के हाथ के सारों लगा के और सारे हाथ लगा के भी गेट तक पहुंचने की कोशिश करे। जबकि टाइम वो गेट पर कन्ने पहुंचने की कोशिश करे, भी टाइम भी के सिर में खाज आ जाए, तो वो दीवार पर हाथ उठा ले भी खाज न करवा लग जाए। जब तक वो हाथ वापस ले आओ तब तक वो दरवाजे आगे निकल जाए। तो यहाँ करके वो 2-3 चक्कर लगा ले, लेकिन हर बार जिया ही गेट के करना भी टाइम भी के सिर में खा जावा लग जाए, वो हाथ हट जाए। अल्टीमेटली वो तय कर ले कि मैंने तो ये कमरे में ही रहना है क्योंकि बिन गेट को नहीं मिले। तो ये जो खाज रूपी जो चीज़ हुई है ना, वो इस तरह की हुई है कि आज के दिन राजनीति में घुस गई है। किसी के जात के नाम की खाज, किसी के धर्म के नाम की खाज, किसी के क्षेत्र के नाम की खाज, और किसी के दारू और पैसे के नाम की खाज हो गई है, जो 5 साल एक ही जगह रहने की एक ये मान लीजिए कि उनकी पीड़ा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आंखें खोलिए और ये जो खाज रूपी पीड़ा है ना, इसको हटाइए। आप व्यवस्था के साथ चलिए, लोकतंत्र आपको मौका दे रहा है, आप इस मौके का सही फ़ायदा उठाएं, सही आपकी पीड़ा को समझने वाले आदमी को चुनें। आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल,